गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था और उसमें न्यूटन वलय है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये सब हमने पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं विवर्तन की। ठीक है। ये प्रकाश तरंगों की ही दूसरी घटना है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि व्यतिकरण और विवर्तन प्रकाश तरंगों के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं। उनमें पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा हम पढ़ते हैं विवर्तन। दैनिक जीवन में भी इनका बहुत ही यूज होता है और अपन देखते भी हैं बहुत सारी घटनाएं विवर्तन की। सामान्यतः विवर्तन तरंगों का गुण होता है, इसलिए अपन दैनिक जीवन में जो तरंगे सामान्यतः देख सकते हैं, देखने का मतलब अपन उनका प्रभाव देख सकते हैं, वो ध्वनि तरंगों के रूप में देख सकते हैं और सामान्यतः टीवी या रेडियो जो तरंगे हैं उनके रूप में अपन देख सकते हैं। ध्वनि तरंगों का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम घर में बैठे हैं अंदर और गेट हमारा बंद है लगभग, और उसके बावजूद अगर बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा है तो हमें सुनाई दे जाता है, या बाहर गली में से नीचे से आवाज़ आती है तो वो सुनाई दे जाती है, अपन ऊपर भी बैठे हैं किसी कमरे में तो भी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि गेट वगैरह बंद थे, खिड़कियाँ बंद थी, उसके बावजूद हमें वो आवाज़ सुनाई दे जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत जगह रहती है, खिड़कियों में, दरवाजे के आस-पास, रोशनदान में, उनमें से वो जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, वो मुड़ करके अपने तक पहुँच जाती हैं। ठीक है? इसलिए हम सामान्य डेफ़िनेशन जो देते हैं, उस सामान्य डेफ़िनेशन में अपन क्या कहते हैं कि ध्वनि तरंगों का किसी अवरोध के किनारों से मुड़ने की जो घटना है, वो उसका क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। समझ गए? ऐसे ही अपन क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो अपन कह रहे हैं कि सपोज़ अपन किसी पहाड़ी के पीछे भी बैठे हैं, है ना? तो वहाँ भी अगर रेडियो अपन चलाते हैं तो आराम से चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि जो ध्वनि तरंगे इस जो सॉरी जो रेडियो तरंगे होती हैं, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्ब्डा, उसका अराउंड 250 मीटर तक वेवलेंथ होती है। मैक्सिमम 250 मीटर तक वेवलेंथ होती है। 25 मीटर से लेकर के 250 मीटर तक की वेवलेंथ होती है रेडियो तरंगों की। इसलिए क्या होता है कि छोटी-मोटी पहाड़ी भी है, तो उससे भी वो ध्वनि त जैसे ये अपने पास छोटी-मोटी पहाड़ी भी है ऐसे, तो ध्वनि तरंगे इससे भी मुड़ करके आ जाती हैं दूसरी तरफ। ठीक है? इसलिए अपन ये कहते हैं कि वहाँ रेडियो भी आसानी से सुनाई दे जाता है। ऐसा ही ध्वनि तरंगे अपने पास होती हैं, तो दैनिक जीवन में जो दरवाज़ा वगैरह होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी उनकी साइज़ जो होती है अराउंड 1 मीटर के आसपास होती है। और अपन यही कहते हैं कि ध्वनि तरंगे हैं, उनकी साइज़ भी लगभग मैक्सिमम 1 मीटर तक हो सकती है, 0.25 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर के आसपास तक रेंज कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो अपने पास अवरोधक जो भी होते हैं, उनसे ध्वनि का मुड़ना आसानी से हो जाता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि ध्वनि हमें सुनाई दे जाती है। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी सामान्य जीवन में कि सामान्यतः जैसे अपन कमरे में बैठे हैं, है ना? अपन कमरे में बैठे हैं और हम ये सुन रहे हैं कि बाहर से नीचे कोई आवाज़ तो लगा रहा है, वो तो हमें सुनाई दे रही है, लेकिन उसके हाथ में टॉर्च है ना? और उस टॉर्च से जो लाइट आ रही है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, हमारे कमरे तक नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इसका भी मेन रीज़न यही है, विवर्तन। इसका भी मेन रीज़न क्या है? विवर्तन। क्योंकि ध्वनि तरंगे हैं, उनकी वेवलेंथ है, वो इस ऑर्डर की है कि जो द्वारक अपने पास है यहाँ, है ना? उनका जो आकार है अवरोधकों का, उसके ऑर्डर की है। इसलिए वो ध्वनि तरंगे तो मुड़ जाती हैं। मुड़ना क्या कहलाता है उनका? विवर्तन। इसलिए वो तो आसानी से अपने पास आ जाती हैं, हमें सुनाई दे जाती हैं। लेकिन ये जो प्रकाश तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे एंगस्ट्रॉम में रहती हैं अपने पास, है ना? कुछ हज़ार एंगस्ट्रॉम में। तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो वेवलेंथ होती है लैम्ब्डा, वो बहुत कम होती है। आप जानते हो प्रकाश जो तरंगे होती हैं, उनकी 3800 से आप पढ़ते हो एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास पढ़ते हो, है ना? तो इसका मतलब ये इस इतने छोटे आकार का अपने पास कोई अवरोधक है नहीं, बड़े हैं अवरोधक। इसलिए क्या होता है कि ये जो प्रकाश तरंगें होती हैं, ये आसानी से नहीं मुड़ती हैं। इसलिए हमें जो बाहर ट्यूबलाइट दिख रही है, बाहर अगले ने टॉर्च जला रखी है, उसका प्रकाश अपन तक नहीं आएगा, अगर वो गली में जा रहा है तो, बंद कमरे में, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी हमें। ठीक है? इसलिए अपन क्या कहते हैं कि विवर्तन की जो घटना होती है ना, ये विवर्तन की घटना में महत्वपूर्ण क्या होता है कि जो तरंग होती है, उसका जो तरंग दैर्ध्य है, वो किसके ऑर्डर का होना चाहिए? जो अवरोधक है, उसके ऑर्डर का होना चाहिए। तो अपन सामान्यतः कह सकते हैं कि अगर तरंग कोई है आपके पास और उसका वेवलेंथ है, वो अवरोधक के ऑर्डर का है, आकार का है, लगभग समान सी हैं, उस स्थिति में तरंगे मुड़ती हैं।
समझ गए बात आप? अवरोधक की किनारों से क्या होती हैं? मुड़ती हैं और ये मुड़ना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। समझ गए? जैसे जब प्रकाश तरंगें किसी संकीर्ण रेखा छिद्र अथवा किसी अपारदर्शी अवरोधक के तेज किनारों को स्पर्श करती हुई जाती हैं, तो प्रकाश तरंगों का अवरोध के किनारों से मुड़ना और उसकी ज्यामितीय छाया में प्रसार करने को ही प्रकाश तरंगों का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। समझ गए बात आप? यानी सपोज आपके पास ये ज्यामितीय आकार है, ठीक है? ये पड़ा है अपने पास अवरोधक, इधर से प्रकाश तरंगें आ रही हैं, ये प्रकाश तरंग। कायदा तो ये बनता है कि प्रकाश तरंगें सीधी जानी चाहिए आगे, है ना? और प्रकाश तरंगें सीधी जाएँगी तो यहाँ इतनी दूरी का ये जो आकार का है, पर्दा आपने लगा रखा है ये अवरोधक अपने पास था, ये वाला भाग, है ना? इस भाग में प्रकाश नहीं पहुँचना चाहिए था, प्रकाश केवल इधर से आ रहा था तो ऊपर वाले भाग में ही जाना चाहिए था, है ना? ये ऊपर वाला भाग ज्यामितीय प्रकाशिक क्षेत्र कहलाता है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? ज्यामितीय छाया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? इसके जस्ट नीचे वाला भाग। अब अपन कह रहे हैं कि इस भाग में भी यहाँ प्रकाश तरंगों का पहुँचना, वो क्या कहलाता है? इधर मुड़कर इस भाग में भी प्रवेश करना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है प्रकाश तरंगों का। ये घटनाएँ देखने को मिलती हैं दैनिक जीवन में, ठीक है ना? प्रकाश तरंगों का विवर्तन केवल ज्यामितीय छाया के सीमांत क्षेत्र पर ही दिखाई देता है। इसके आसपास वाले भाग में दिखाई देता है। इस छाया क्षेत्र में अपन आगे और बढ़ते हैं ना नीचे की तरफ, तब हमें प्रकाश तरंगों का मुड़ना दिखाई नहीं देता है। वहां ये प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसके आसपास वाले भाग में यहाँ, ठीक है, यही आपको दिखाई देगा। संक्षेप में ऋजुरेखीय संचरण से विचलन की घटना विवर्तन कहलाती है। संक्षेप में अपन कह सकते हैं प्रकाश का सीधा संचरण जो होता है, सरल रेखीय संचरण, जिसको आप ऋजुरेखीय संचरण कहते हो, उस सरल रेखीय संचरण से विचलन की घटना, यानी प्रकाश तरंगे आपके पास थी यहाँ, ये अवरोधक था, है ना? इस अवरोधक पे प्रकाश किरणें जैसे आती हैं, यहाँ इंटरेक्शन करती हैं और यहाँ से सीधा जाने की बजाय वो इधर भी मुड़ती हैं। तो ये सीधा जाने की बजाय ये सरल रेखीय संचरण से ये जो विचलन हुआ है, इस पर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, ये जो घटना है, ये विवर्तन कहलाती है अपने पास। समझ गए? सबसे पहले इसकी खोज जो थी वो ग्रेमाल्डी ने की थी 1665 ईस्वी में, लेकिन बाद में जो हाइगेन का तरंग का सिद्धांत आया था, है ना? उसके आधार पर फ्रेनेल ने 1818 में अ, इसकी सरलता से और भी व्याख्या करी थी। ठीक है? अब अपन कहते हैं कि अपन सामान्य तौर पर समझें इस बात को कि कैसे इस वेवलेंथ का उस अवरोध के आकार पर निर्भरता का मापन अपन देख सकते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है वो भी अपन देख सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं देखो, उसके लिए अपन एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि प्रकाश तरंगों का जो विवर्तन है, वो किस पर डिपेंड करता है? अवरोध के आकार पर और प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य, दोनों में जो संबंध है उस पर डिपेंड करता है। समझ गए? इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए कह रहा है कि सपोज़ आप एक छोटा-सा टैंक लो, रिपल टैंक, है ना? रिपल टैंक यानी पानी का टैंक छोटा-सा आपने भर लिया, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, रिपल टैंक में अपन कोई पिन पॉइंट यूँ टिकाते हैं, यूँ कुछ टिकाते हैं तो क्या होता है उसमें? चारों तरफ यूँ तरंगें उत्पन्न होती हैं, ऐसे उत्पन्न होती हैं, समझ गए? गोलाकार, ऐसे तरंगें उत्पन्न होती हैं। वो आगे बढ़ती हैं ऐसे, ठीक है? आगे बढ़ेंगी। अब क्या होगा ये कह रहा है कि अब इसमें यहाँ एक अवरोधक लगा दिया अपन ने। कहाँ लगा दिया? यहाँ एक अवरोधक लगा दिया, ये अवरोधक दिख रहा है? इस अवरोधक की चौड़ाई है अल्फ़ा, इसकी चौड़ाई इसने अल्फ़ा ले ली और इधर से वो प्रकाश तरंगें जो हैं, वो सॉरी वो जो रिपल हैं, पानी वाली रिपल्स हैं, वो इधर से आ रही हैं ऐसे। या आपती तरंग अगर ले लिया हमने, ठीक है? तो ऐसे आ रही हैं वो फैलती है ना ऐसे गोलाकार, आगे की आगे बढ़ती जाती है। तो जैसे ही इस अवरोधक में से निकलती हैं और इस अवरोधक का आकार बहुत छोटा है देखो, है ना? निकलती हैं तो आपको दिख रहा है कि एकदम गोलाकार में जा रही है ना? और इनका फैलाव बहुत हो रहा है, बहुत अधिक फैलाव हो रहा है इनका। ये अवरोधक का आकार बहुत छोटा है और इनका फैलाव देखो, कितना शानदार फैलाव हो रहा है। अब अपन कह रहे हैं कि सेकंड स्टेप में अपन क्या करें, कि ये जो अवरोधक अपन ने लिया था ये अवरोधक, इसकी साइज़ हमने बढ़ा दी। यानी अवरोधक का आकार था बीच का, उसकी साइज़ थी वो हमने बढ़ा दी, देखो यहाँ अल्फ़ा, बढ़ा दी। बढ़ाते ही क्या फ़र्क पड़ा देखो, ये जो फैलाव था वो सीमित हो गया ऐसे, समझ रहे हैं बात आप? सीमित फैलाव हो गया। अब तीसरी घटना में हमने फिर क्या किया, इस अवरोधक का आकार और बढ़ा दिया, अल्फ़ा को और बढ़ा दिया तो आपने देखा एकदम, ये फैलाव और कम हो गया, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे-जैसे इस अल्फ़ा की वैल्यू अपन बढ़ाते हैं, किससे? लैम्ब्डा से। यहाँ वाली घटना में क्या था? अल्फ़ा बराबर लैम्ब्डा था।
पहले वाले केस में, इस केस में, है ना? अल्फ़ा बराबर लैम्ब्डा था तो ये फैलाव बहुत शानदार था। यानी ये जो तरंगें इधर से आ रही थी, ये इधर से इस अवरोधक से टकराने के बाद बहुत अच्छी तरह से मुड़ी हैं दूसरी क्षेत्रों में, दूसरी दिशाओं में। और यहाँ जैसे-जैसे अपन इस अल्फ़ा का साइज़ बढ़ाते गए अपन, यहाँ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन लैम्ब्डा, यहाँ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन लैम्ब्डा। तो जैसे-जैसे अपन ये साइज़ बढ़ाते गए हैं, वैसे-वैसे ही इन तरंगों का, पानी की जो तरंगें थी, इनका फैलाव कम होता गया। समझ गए बात आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा का मान जितना ज़्यादा होता जाएगा लैम्ब्डा से, उतना ही इन तरंगों का दूसरी दिशाओं में मुड़ना कम होता जाएगा। समझ गए? यानी विवर्तन प्रभाव कम प्रेक्षित होता जाएगा। ठीक है? तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि तरंगों का विवर्तन प्रतिरूप अवरोधक के आकार तथा प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य के अनुपात पे निर्भर करता है। अगर ये अनुपात बहुत ज़्यादा हो गए, यानी अपन ये कहें कि A अपॉन लैम्ब्डा अगर बहुत ज़्यादा हो गया 1 से, है ना? तो उस कंडीशन में अपन ये कह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा होने की कंडीशन में अपने पास विवर्तन जो प्रभाव है, वो कम से कम प्रेक्षित होगा। ये तो तभी हो सकता है जब अराउंड क्या हो 1 हो। A अपॉन लैम्ब्डा की वैल्यू क्या हो अराउंड 1 के आसपास हो। A अपॉन लैम्ब्डा अराउंड क्या हो 1 हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि A और लैम्ब्डा दोनों सेम ऑर्डर के से होते हैं और उस स्थिति में सबसे शानदार अपन को विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसलिए अपन इस बात का इस विशेष ध्यान रखते हैं कि दैनिक जीवन में क्या होता है, प्रकाश और ध्वनि तरंगों में डिफरेंस इसीलिए तो देखने को मिलता है विवर्तन में। क्या देखने को मिलता है? अभी जो बताया था मैंने कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं, उनकी जो तरंग-दैर्ध्य होती है, वो बहुत ही कम होती है, 10 की घात -7 मीटर के ऑर्डर की होती है ना? यानी 1000 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है अपने पास अराउंड। और अपने पास सामान्य दैनिक जीवन में जो अवरोधक होते हैं, उनका आकार इतना नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए प्रकाश तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में बैठे जैसे ध्वनि तरंगों का अपन महसूस करते हैं, वैसे सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। वो कुछ विशेष परिस्थिति में अपन देख सकते हैं इनको। बहुत सारी घटनाएँ होंगी, उनमें देखेंगे अपन, है ना? जबकि ध्वनि तरंगों में क्या होता है कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अराउंड 1 मीटर कोटि की होती है ना? और साधारण जीवन में जो अवरोधक होते हैं उनका आकार भी इतना ही देखने को मिलता है। गेट हो, दरवाजे जो खिड़की हो या रोशनदान लगा हुआ हो या और कोई अवरोधक पड़ा हो, उसके आकार लगभग इस कोटि का होता है। इसलिए ध्वनि तरंगें आसानी से मुड़ जाती हैं और उनका अपन को विवर्तन देखने को मिलता है, प्रेक्षित होता है। ऐसे पराश्रव्य तरंगें होती हैं, है ना? अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं, उनकी भी 1 सेंटीमीटर या उससे कम होती है तरंग-दैर्ध्य, तो उस कंडीशन में उनका भी अपन को देखने को नहीं मिलता विवर्तन, बहुत कम प्रेक्षित होता है। हाँ, लेकिन रेडियो जो तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें, उनकी 25 मीटर से लेकर के 250 मीटर तक होता है। उनका कितना होता है? 25 मीटर से 250 मीटर तक होता है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इनका जो अपन को देखने को मिलता है विवर्तन, बहुत आसानी से देखने को मिलता है। क्योंकि बड़ी-बड़ी इमारतें या छोटी-मोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं, उनकी साइज़ इतनी 250 मीटर के आसपास इसी रेंज में आ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो उस कंडीशन में हमें रेडियो आसानी से तरंगें सुनाई दी जाती हैं। टेलीविज़न तरंगों में ज़रूर थोड़ी-सी दिक्कत आती है क्योंकि इनकी तरंग-दैर्ध्य 0.3 मीटर तरंग-दैर्ध्य की होती है, इसलिए इसमें ज़रूर थोड़ी-सी दिक्कत आती है ना? ये वाला अपने पास विवर्तन का प्रभाव था, किसके लिए? ध्वनि और प्रकाश तरंगों में। तो ध्वनि तरंगों में तो तरंग-दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण और दैनिक जीवन के अवरोधकों का आकार भी उसी का आकार का हो उसी कोटि का होने के कारण आसानी से उनका विवर्तन दिखाई पड़ जाता है, जबकि प्रकाश तरंगों में ये थोड़ी-सी दिक्कत होती है। अब अपन पढ़ते हैं विवर्तन के प्रकार, कि विवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो यही विवर्तन जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसी विवर्तन की घटना को अपन सामान्यतः अलग-अलग 2 भागों में कैटेगराइज़ करते हैं। इनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती कि यहाँ तक विवर्तन फ्रेनल है, यहाँ से आगे फ्रान-ऊपर हो जाएगा। हाँ, लगभग आइडिया सा अपन लगाते हैं कि भई सीमित दूरियाँ जहाँ तक अपन सामान्य तौर पर पढ़ लेते हैं, वो दूरियाँ अगर लेते हैं तो वहाँ तक एक प्रकार का विवर्तन होगा और दूसरी प्रकार की जो दूरियाँ होती हैं, वहाँ तक दूसरा प्रकार का विवर्तन देखने को मिलेगा। तो पहला अपने पास विवर्तन का प्रकार होता है फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल के नाम पे ही दिया गया है जैसे। दूसरा है फ्राउनहोफर विवर्तन, ये भी साइंटिस्ट अपने पास रहे हैं और उन्हीं के दोनों के नाम पर ये दोनों विवर्तन प्रभाव दिए गए हैं। सामान्य बात क्या होती है, हमने पढ़ा था कि तरंगाग्र 3 प्रकार का, पहला कौन-सा? गोलाकार, दूसरा कौन-सा? बेलनाकार और इन दोनों का ही विस्तृत स्वरूप था जिसको अपन तीसरा आकार तो नहीं तीसरा मानते तो नहीं क्योंकि इन्हीं का आगे बहुत दूरी पर बढ़ने के बाद वो तीसरा प्रकार कहलाता है। तीसरा अपन मान लेते हैं, कौन-सा? समतल तरंगाग्र होते हैं। तो ये जो 2 तरंगाग्र जहाँ प्रयुक्त होते हैं, वहाँ हम जानते हैं कि दूरियाँ सीमित होती हैं और ये तीसरा तरंगाग्र जहाँ प्रयुक्त होता है, वहाँ दूरी क्या होती है? अधिक होती है, अपन ये जानते हैं, है ना? क्योंकि ये दोनों ही तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी पर जाने के बाद समतल तरंगाग्र में बदल जाते हैं।
उनका छोटा-सा पार्ट अपन लें, तो वो समतल तरंगागर की तरह बिहेव करता है। तो फ्रेनेल विवर्तन कौन-सा विवर्तन होता है जिसमें ये दोनों पार्ट तरंगागर के दोनों प्रकार अपन काम में ले सकते हैं। तो जहाँ ये दोनों प्रकार काम में आते हैं, वो वाला तरंगागर कौन-सा होता है? वो वाला सॉरी विवर्तन कौन-सा होता है? फ्रेनेल विवर्तन होता है। और जहाँ समतल तरंगागर काम में आए, वो कौन-सा होता है? फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। तो इसका एक सिंपल सी बात अपन को ये पता चल गई, ये दोनों तरंगागर काम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दूरियाँ सीमित हैं। तो सीमित दूरियों के लिए जो तरंगागर काम आते हैं, वो कौन से होते हैं? फ्रेनेल विवर्तन के अंदर काम आते हैं। और जो अधिक दूरियों के लिए काम आता है, वो समतल तरंगागर होता है। इसका मतलब जो तरंगागर काम आ रहा है समतल तरंगागर जिस विवर्तन में, वो कौन-सा है? फ्राउनहोफर विवर्तन है। ठीक है? ये सिंपल सी डेफिनिशन है। अब अपन इसमें देखते हैं कि और क्या डिफरेंस इसमें हो सकता है। तो फ्रेनेल जो विवर्तन होता है, इसमें प्रकाश स्रोत यानी ये जो प्रकाश स्रोत एस ले रहे हैं अपन ये, और ये जो पर्दा ले रहे हैं ये, ठीक है? 2 चीज़ें अपने पास महत्वपूर्ण होती हैं विवर्तक से। कौन से? ये जो विवर्तक अपने पास होता है, इससे एक चीज़ इधर होती है, दूसरी इस तरफ होती है। एक तरफ प्रकाश स्रोत रखा रहता है ये वाला, और दूसरी तरफ ये पर्दा रखा रहता है। प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश होता है वो आपतित होता है इस विवर्तक पर, यहाँ विवर्तन प्रभाव प्रेक्षित होता है, और दूसरी तरफ उस प्रभाव को अपन किस पर देखते हैं? पर्दा लगाकर उस पर देखते हैं। ठीक है? तो 3 चीज़ें हो गई, पहली प्रकाश स्रोत, दूसरा विवर्तक, तीसरा पर्दा। तो ये जो विवर्तन प्रतिरूप अपने पास होता है, कौन-सा? फ्रेनेल विवर्तन। इसमें क्या होता है? प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु यानी पर्दा। तो प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों की इस विवर्तक से ये जो दूरियाँ होती हैं, ये सीमित होती हैं। ये दूरियाँ क्या होती हैं? सीमित होती हैं। तो इस प्रकार का जो विवर्तन है वो कौन-सा कहलाता है? फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। सीमित दूरी होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि इसमें जो तरंगागर काम आएगा, वो या तो बेगोलीय तरंगागर काम आएगा या कौन-सा आएगा? बेलनाकार तरंगागर। सीमित दूरी है इसलिए इसको लैबोरेटरी सिस्टम में अपन आसानी से स्टडी कर सकते हैं। यानी बहुत छोटी दूरी में अपन ये प्रभाव प्रेक्षित कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहली बात। दूसरा जो प्रकार अपने पास है, वो है फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है? फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या हुआ कि प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु, पहला प्रकाश स्रोत, दूसरा प्रेक्षण बिंदु, दोनों प्रकाश स्रोत तो इधर रहेगा एस कहीं, और प्रेक्षण बिंदु यानी इधर कोई पर्दा रहेगा। ठीक है? ये दोनों चीजें, इन दोनों की इस विवर्तक से ये जो दूरियां होती हैं प्रभावी रूप से अनंत होते हैं, ये कहने का मतलब है इसका। प्रभावी रूप से अनंत होने का मतलब क्या हुआ? प्रभावी रूप से अनंत होने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रेक्षण बिंदु था अपने पास यहाँ पर्दा ये, और ये जो अपने पास स्रोत प्रकाश स्रोत है एस इधर ये दोनों बहुत अधिक दूरी पर हैं। प्रभावी रूप से अनंत होने का मतलब क्या हुआ अपने यहाँ वाले केस में कि यहाँ से आपतित तरंगाग्र भी समतल हो, और यहाँ से जाने वाला तरंगाग्र वो भी कैसा हो? समतल हो। समझ गए बात आप? तो इस विवर्तक पर जो प्रकाश स्रोत एस से तरंगाग्र आ रहा है वो भी समतल पहुंचे, और यहाँ से विवर्तन के पश्चात जो समतल तरंगाग्र है वो कहाँ पहुंचे? पर्दे पर। अब अपन जानते हैं कि समतल तरंगाग्र है तो समांतर किरणें जाएंगी। समांतर किरणें कहाँ मिलती हुई दिखेंगी आपको? अनंत पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभावी रूप से पर्दा अनंत दूरी पर होना चाहिए, तभी ये प्रभाव प्रेक्षित होगा। अब अपन ये भी जानते हैं कि लेबोरेटरी जो होती है, उस लेबोरेटरी में हमारे पास इतनी दूरियां पॉसिबल है नहीं, तो क्या हो? तो ऐसी कंडीशन में ये विवर्तन प्रतिरूप तो इसका मतलब अपन देख नहीं सकते। लेकिन फिर भी लेबोरेटरी में हम जब तक नहीं देखें तब तक क्या पता कैसा बनेगा, कैसा नहीं होगा इसमें सब कुछ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपन काम में लेते हैं। कौन-सा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत को रखते हैं यहाँ पर। ठीक है? बिंदुवत प्रकाश स्रोत होगा, उससे प्रकाश तरंगें जाएँगी, उत्सर्जित होंगी। ठीक है? गोलाकार तरंगाग्र उत्सर्जित होगा। उसके लिए हम यहाँ एक लेंस लगाएँगे। ठीक है? उसको लेंस कहेंगे L1, एक लेंस लगा देंगे। उस लेंस की फ़ोकस दूरी जो होगी, फ़ोकल पॉइंट होगा, उस फ़ोकल प्लेन में अपन इस एस पॉइंट को, एस प्रकाश स्रोत को रखेंगे, ताकि यहाँ से आने के बाद प्रकाश किरणें कैसी हों? समांतर हो जाएँ, लेंस से गुज़रने के पश्चात। ठीक है? और ये समांतर डब्ल्यू डैश अपन को प्रकाश तरंगाग्र मिल रहा है। ठीक है? अब ये समांतर मिल गया अपन को, तो एस को बहुत दूरी अनंत पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, प्रभावी रूप से अनंत हो गया। क्यों? यहाँ समतल तरंगाग्र अपन को ऐसा मिल गया। हमें समतल तरंगाग्र ही चाहिए और वो प्रभावी रूप से अनंत पर मिलता है, तो ये प्रभावी रूप से अनंत हो गया एक प्रकार से। लेंस की सहायता से हमने प्रभावी रूप से अनंत दिखा दिया। ठीक है? तो यहाँ एक लेंस रख दिया L1, प्रकाश तरंगें क्या हुई? समांतर आई, ये डब्ल्यू डैश हमें क्या मिल गया? आपतित तरंगाग्र मिल गया। ये अवरोधक अपने पास है यहाँ पर। ठीक है? ये जो अवरोधक है ये वाला। अब इससे क्या होगा? इस अवरोधक से प्रकाश तरंगें विवर्तित होंगी। विवर्तित होने के बाद देखो सारी की सारी समानांतर जा रही हैं, है ना?
सारी की सारी समानांतर जा रही हैं। अब ये जो समानांतर जा रही हैं प्रकाश किरणें, ये वापस क्या होंगी? अनंत पर जाकर मिलेंगी, जबकि अनंत पर तो पर्दा नहीं रख सकते अपन। तो क्या होगा? इसके लिए अपन फिर ये दूसरा लेंस काम में ले रहे हैं। इसको L2 लेंस कहते हैं। अब ये L2 लेंस क्या करेगा? इन समांतरित प्रकाश किरणों को क्या करेगा? फ़ोकसित करा देगा अपने फ़ोकल प्लेन में। ये फ़ोकल प्लेन में हमने पर्दा रख दिया। तो जो फ़ोकल प्लेन है उसमें हमने पर्दा रख दिया, तो पर्दा प्रभावी रूप से कहाँ हुआ? अनंत पर हुआ। ये विवर्तक से तो समांतरी जा रही थी, तो इसका मतलब यहाँ अपने पास फ़ोकल प्लेन है, उसमें अपने विवर्तन प्रतिरूप मिल जाएगा। तो ये जो अपने पास लेंस था, इस लेंस की सहायता से हमने इसकी दूरी बहुत कम कर दी और प्रभाव क्या हुआ? प्रभावी रूप से अनंत। समझ गए? इसलिए क्या करते हैं, ये जो तरंगागर अपने पास है, इधर आपतित भी समतल है और ये विवर्तित है, ये भी समतल है। बस फ़र्क क्या हुआ? यहाँ एक लेंस L1 लगा दिया और यहाँ एक लेंस L2 लगा दिया और यहाँ पर्दे को इस लेंस के फ़ोकल प्लेन में रख दिया और S को इसके फ़ोकल प्लेन में रख दिया। समझ गए? तो इस स्थिति में अपने पास ये जो तरंग अपने पास विवर्तन था, इस विवर्तन में क्या हुआ? दूरियाँ प्रभावी रूप से अनंत होती हैं। प्रभावी रूप से अनंत होती हैं दूरियां दोनों तरफ, विवर्तक से स्रोत की और विवर्तक से पर्दे की दूरियां अनंत होती हैं। और विवर्तन के लिए हम क्या करते हैं? इसमें समतल तरंगागर काम में लेते हैं और लेंसों की सहायता से हम इसमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो विवर्तन प्रतिरूप था या विवर्तन था, उसको हम दूसरा नाम दिया गया फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है? देखो, इन दोनों में डिफरेंस होता है फ्रेनेल विवर्तन, दूसरी कैटेगरी है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो पहला तो हमने क्या कहा था कि प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों विवर्तक से क्या होनी चाहिए? सीमित दूरी पर होनी चाहिए। अगर पास-पास हैं बिना किसी लेंस की सहायता के, तो हमारे पास विवर्तन कौन-सा होगा? फ्रेनेल विवर्तन। अगर प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों इस विवर्तक से प्रभावी रूप से अनंत पर हैं, तो विवर्तन कैसा होगा? फ्रानो विवर्तन। अभी अपन ने देखा था। अब ये सीमित दूरी पर है, पहला पॉइंट सीमित दूरी था, तो सीमित दूरी पर है इसका मतलब आपतित और विवर्तित तरंगागर कैसे होंगे? आपतित और विवर्तित तरंगागर कैसे होने चाहिए? या तो गोलीय हो सकते हैं या बेलनाकार हो सकते हैं। इसलिए सीमित दूरी पर होंगे दोनों। तो फ्रेनेल विवर्तन में क्या होगा? आपतित और विवर्तित तरंगागर दोनों गोलाकार हो सकते हैं या बेलनाकार हो सकते हैं। जबकि फ्राउनहोफर पर जो विवर्तन है उसमें आपतित और विवर्तित जो तरंगागर है वो कैसे होने चाहिए? समतल होने चाहिए। ठीक है? क्योंकि प्रभावी रूप से दूरी क्या है? अनंत है इसलिए। फिर अपन कह रहे हैं कि फ्रेनेल जो विवर्तन है उसमें विवर्तन में स्रोत और पर्दे की विवर्तक से दूरियां महत्वपूर्ण होती हैं। यानी दूरियां कम ज्यादा करते हैं तो विवर्तन प्रतिरूप पर फर्क पड़ता है ना? क्योंकि तरंगागर भी गोलीय और बेलनाकार है, इसलिए सीमित दूरियों पर ही सारा प्रभाव देखा जा रहा है, इसलिए इनमें दूरियां महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि इस पर विवर्तक पर तरंगागरों का झुकाव महत्वपूर्ण होता है फ्राउनहोफर विवर्तन में। समझ गए कि किस एंगल पर तरंगागर आपतित हो रहा है इस पर और कितने एंगल पर विवर्तित हो रहा है। ये झुकाव महत्वपूर्ण होता है इसमें। ठीक है। चौथा क्या है इसमें डिफरेंस? प्रेक्षण लेंस या दर्पण की सहायता के बिना ही लिए जा सकते हैं। ये क्योंकि दूरियां सीमित हैं, इसलिए फ्रेनल में क्या होगा कि प्रेक्षण जो लेंगे अपन पर्दे पर, वो लेंस भी नहीं चाहिए उसमें, ना कोई दर्पण किसी प्रकार का हमें चाहिए। लेकिन फ्रॉनहोफर में हमने देखा है कि हमें 2 लेंस तो चाहिए तो फ्रॉनहोफर में क्या होता है? प्रेक्षण लेंस की सहायता से लिए जाते हैं। ठीक है। अब फ्रेनेल जो विवर्तन है, इसमें केवल एक विवर्तन का विवर्तन प्रभाव प्रेक्षित होता है। केवल एक विवर्तन का विवर्तन प्रभाव प्रेक्षित होता है। समझ गए? और दूसरा जो होता है अपने पास कौन-सा? फ्रॉनोपरिवर्ती। इसमें एक या एक से अधिक विवर्तकों का विवर्तन प्रभाव सम्मिलित होता है, क्योंकि समतल तरंगागर है, बहुत सारी अपने पास यहाँ लेंस की सहायता से अपन प्रेक्षण ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग-अलग भिन्न-भिन्न कोणों पर अपन ये मानते हैं या यूँ मानते हैं कि यहाँ ये जो अपने पास विवर्तक था, विवर्तक बहुत से अधिक पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसे प्रकाश स्रोतों से और उनसे आने वाली तरंगें उनमें अध्यारोपण होता है और उस अध्यारोपण के व्यतिकरण के फलस्वरूप हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसलिए इसमें अपन ऐसा मानते हैं कि अधिक विवर्तकों के विवर्तन का सम्मिलित प्रभाव होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? इसमें विवर्तन प्रतिरूप का केंद्रीय बिंदु जो होता है फ्रेनल में, वो विवर्तक के आकार के अनुसार दीप्त भी हो सकता है और प्रदीप्त भी हो सकता है। अदीप्त और प्रदीप्त दोनों हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है दोनों में। यानी फ्रेनल विवर्तन में जो सेंट्रल पॉइंट होगा, सेंट्रल फ्रिंज बनेगी अपने पास, वो दीप्त भी हो सकती है और अदीप्त भी हो सकती है। समझ गए? ये दूरी और उस विवर्तक के आकार पर डिपेंड करेगा। जबकि फ्रॉनों पर जो विवर्तन होता है, फ्रॉनों पर विवर्तन में सेंट्रल पॉइंट जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा? सेंट्रल पॉइंट हमेशा चमकीला होगा। ये ध्यान देने लायक बात है। ठीक है?
तो ये अपने पास विवर्तन था और ये विवर्तन के प्रकार थे। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे कि फ्रेनेल विवर्तन जो था वो अपन पढ़ेंगे और उसने किस प्रकार से विवर्तन की व्याख्या करी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।